मेष में पूरा मेढ़ा या राम पूरा दिखाया हुआ है, जबकि मेष राशि में मेढ़े का सिर होता है केवल, रैम हेड। अगर आपने कभी मेढ़े को देखा हो काम करते हुए या अटैक करते हुए, तो वो बार बार अपने सिर को हिट करता है, हेड नॉकिंग कहते हैं। अब हेड नॉकिंग एबिलिटी एक बहुत प्यारा ट्रेड बनता है पहले जोडिएक साइन का। सेनापति के कानों में हर खबर आनी चाहिए और उसका इंटरप्रिटेशन कॉम्प्रिहेंशन कैसा होगा वो उसके हिसाब से होता है। इससे ज्यादा कान तेज होते हैं स्कॉर्पियो वालों के, क्योंकि स्कॉर्पियो के कान में तो छोटी छोटी वाइब्रेशन भी आती हैं। कोई मन में कुछ सोच ले, स्कॉर्पियो तुरंत पकड़ लेगा कि इसने मन में कुछ सोचा है। तो स्कॉर्पियो पीपल आर मोर सेंसिटिव देन एरीज कैरेक्टर। शुक्र का जो हमारा स्थान होता है, हमारी राशि होती है, वो वृषभ है, सेकंड हाउस में आती है। परिवार, परिवार में सबसे बढ़िया कब रह सकते हो? जब शुद्ध हो, निर्मल हो और रिश्तों के लिए समर्पित हो। वृषभ समर्पित भी होता है, महादेव के लिए समर्पण है उसका। अडिगता है, परिवार के लिए अडिग होना भी जरूरी है ताकि आप अपने नियमबद्ध क्रम पर चल सको। मीन जो है वो कर्म के चक्र को भी दिखा रहा है कि कर्म की तरह से, समय की तरह से आप चलते रहो। अगर आप समय को समझ गए, कर्म को समझ गए, तो आप सही रहोगे, और नहीं तो पानी में डूब जाओगे। दशम वाले लोग कई बार एक्शन ओरिएंटेड लाइफ जीते हैं, 11वीं वाले लोग कई बार इमोशनल ओरिएंटेड लाइफ जीते हैं और वो सप्रेशन और रिप्रेशन पे चले जाते हैं। कुंभ कई बार अपने आप को रोक लेता है, डिपेंडिंग अपॉन कि सैटर्न की डिग्री क्या है, सैटर्न की प्लेसमेंट क्या है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आप सभी अपनी जन्म पत्री जो होती है, जो आपका बर्थ चार्ट है, उसको खोलिए और देखिए कि फर्स्ट हाउस यानी कि जो आपका लग्न है उसमें कौन सा राशि नंबर लिखा है, क्या नंबर लिखा है। आपने देख लिया, बस उसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हमारा पूरा पॉडकास्ट सुनिए, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं इसी राशि चिन्ह के ऊपर कि ये जो राशि चिन्ह आपको फर्स्ट हाउस में लग्न में मिला है, इसका क्या पर्पस है, ये क्या बताना चाह रहा है, ये आपकी कौन से गुणों को दिखा रहा है और कौन से अवगुणों को दिखा रहा है, क्या कहना चाह रहा है ये राशि चिन्ह। इसको ना इंसिग्निया बोलते हैं कि आपको लग्न में जो राशि मिली है इसका एक पर्पस है, ये एक पर्पस की वजह से आपको मिली है। तो आज पूरा डिकोड करने की कोशिश करेंगे इस राशि चिन्ह को। तो आज के मेहमान का परिचय करवाती हूँ आप सभी से। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड हीलर डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग ट्री पर। हर महादेव। हर हर महादेव। सर, लोगों ने अभी तक नोट डाउन कर लिया है कि उनको कौन सा फर्स्ट हाउस में राशि चिन्ह मिला है जी, जो उनका लग्न है उसमें क्या नंबर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो ये नंबर है जो हमें बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में मिला है, ये क्या कुछ डिकोड कर सकता है हमारी लाइफ के बारे में। हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपनी दैवज्ञ बुद्धि से इस ब्रह्मांड को हम डिवाइड करा 360 डिग्री को 30-30 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि एक दृष्टि का ना 30 डिग्री का वो एंगल होता है जहां पर आप बहुत स्पष्ट देख पाते हैं। तो 30 डिग्री का जो जोन होता है उसमें आपकी एग्जैक्टनेस होती है। लाइफ को 12 फेजेस में डिवाइड करा है उस 360 को 30 से भाग करने पर। अब ये 12 जोन ऐसे बनाए कि आपका पूरा जीवन इन 12 भावों पर आधारित होता है। इन्हें हाउसेस भी कहते हैं। आप अपने जीवन में ये 12 सीक्वेंसिंग करके ही मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, और अगर एक भी अधूरा होता है तो फिर से वापस लेना आना होता है जी। हमारा लग्न हमारी पर्सनैलिटी दिखाता है। हमारा लग्नेश हमारी पर्सनैलिटी का एक आधार बनता है। लग्न को ऐसे समझेंगे कि लग्न है चेयर, और लग्नेश को समझेंगे कि जो बैठा है इस चेयर में। अगर ये चेयर छोटी है, इसकी डिग्री छोटी है, तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा जो लग्न में बैठा हुआ है, और अगर मेरी डिग्री छोटी है तो छोटा बच्चा बहुत बड़ी चेयर में बैठ गया है, ऐसे समझते हैं। तो व्यूअर्स के लिए सिंपल करके चलेंगे कि हर लग्न को ऋषि मुनियों ने हर एक जानवर के ट्रेट से दिखाया। उन्होंने प्रकृति से जोड़ दिया, समझने को आसान कर दिया कि आप इस प्रकृति को समझ जाएं। जानवर का एक पार्ट दिखाकर उन्होंने बताया कि इस हिस्से को देखें, इस शक्ल को देखें, या इन 2 स्ट्रक्चर्स को देखें। किसी किसी राशि में 2 स्ट्रक्चर्स भी हैं, किसी किसी राशि में एक स्ट्रक्चर है, किसी में जानवर है, किसी में इंसान है। तो हर किसी का मीनिंग है डिफरेंट डिफरेंट। हमारी पर्सनालिटी ऐसी बनती है, ये हमारी पर्सनालिटी का ट्रेट दिखाता है। तो शुरुआत करते हैं। पहला अपना राशि का चिन्ह मेष। मेष को कहते हैं एरीज।
अब कई जगह पर अगर आप नेट पे देखें या बुक्स में देखें तो मेष में पूरा मेढ़ा या राम पूरा दिखाया हुआ है, जबकि मेष राशि में मेढ़े का सिर होता है केवल, जी राम हेड जी या राम फेस कहते हैं उसे। आपका राम होना एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि आप जिंदगी में अलर्ट, हिटिंग, कांस्टेंट एफर्ट मेकिंग लगातार रहोगे। ये मेढ़े के सिर से आता है, क्योंकि मेढ़ा अपना सिर बार बार मारता है जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होता। अगर आपने कभी मेढ़े को देखा हो काम करते हुए या अटैक करते हुए, तो वो बार बार अपने सिर को हिट करता है, हेड नॉकिंग कहते हैं। अब हेड नॉकिंग एबिलिटी एक बहुत प्यारा ट्रेट बनता है पहले जोडिएक साइन का। इसे हम काल पुरुष कुंडली भी कहते हैं जी कि आपके पास में, आपके अंदर वो एबिलिटीज भी कहते हैं होती हैं जो काल पुरुष की एबिलिटीज हैं। यू हैव ऑल द थिंग्स अलाइंड प्रॉपर्ली, ऑल द हाउसेस आर अलाइंड प्रॉपर्ली। हर राशि सही स्थान पर बैठी है आपके चार्ट में, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है। मेष का रूलर है मार्स। जब हम मेष को पढ़ते हैं तो हम मार्शियन ट्रेट पढ़ते हैं, ऐसे ही हम जब स्कॉर्पियो को पढ़ते हैं तो भी हम मार्स को पढ़ते हैं। दो ट्रेट आते हैं, एक्सट्रीम दो ट्रेट, कि मेढ़ा चेहरा, मेढ़े का इंसिग्निया, चेहरे का इंसिग्निया। वृश्चिक साइड से एक वृश्चिक का पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हेड टू टेल पूरा स्ट्रक्चर आता है। मेढ़ा जमीन पे काम करता है, स्कॉर्पियो जमीन और जमीन के नीचे दोनों पे काम करता है। दोनों का रूलर मार्स है, और दोनों के अंदर एक ट्रेट मिलता है कि मेष राशि विजिबल पे काम करती है, स्कॉर्पियो हिडन पे भी काम करती है। यहाँ पर हम सर राशि बोल रहे हैं, लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो लग्न में लग्न जो राशि की बात नंबर कर रहे हैं। हाँ। हम लग्न राशि की बात कर रहे हैं। हमारे पास तीन राशियां होती हैं, एक होती है लग्न राशि, एक सूर्य राशि, एक चंद्र राशि। नॉर्मली लोग क्या होता है, राशि जब बोलते हैं तो चंद्रमा को ही कंसिडर कर लेते हैं कि हम चंद्र राशि की बात कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी की, तो हम लग्न के अंदर जो राशि स्थापित है हम उसकी बात कर रहे हैं। मैं रूलिंग के हिसाब से समझाने का प्रयास करता हूं ताकि लोगों को बहुत कंपैरिजन में अच्छा हो जाएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। एरीज को भी मार्स की रूलरशिप मिली है और स्कॉर्पियो को भी मार्स की रूलरशिप मिली है। मार्स अगर स्कॉर्पियो का है तो उसमें जहर है, वो 8वां है। मार्स अगर एरीज का है तो लग्न में पहला नंबर है, एस है। जनरली एरीज का कैरेक्टर भी ऐसे होता है कि वो एस होना चाहते हैं, वो बेस में काम नहीं कर सकते। सामने आने में आलस से आता है, बट आना सामने ही है और आना पड़ेगा भी सामने। मार्स को हम एक सेनापति कहते हैं जो बहुत फाइट करता है, जो हर चीज में आगे बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करता है, फ्रंट पे जिसे लड़ना पड़ता है। पर मार्स को हम चोर भी कहते हैं, शॉर्टकट भी कहते हैं, कि मार्स जी चुराता है। कई बार वो कोशिश करेगा कि यार शॉर्टकट में अगर काम हो जाए तो क्या दिक्कत है। अब ये एरीज से ज्यादा स्कॉर्पियो में और भी मिलता है, क्योंकि स्कॉर्पियो जमीन के नीचे का प्लेनेट है, तो वो अपने ट्रेट इजीली दिखाता नहीं है। एरीज अपने सारे ट्रेट बोल जाएगा शायद, या आप अगर एरीज हैं तो अपनी भाव भंगिमा से, अपने हाव भाव से दिखा देंगे कि आप एरीज हैं। बट स्कॉर्पियो का जो डिमीनर होता है, जो रहन सहन, जो हाव भाव होता है, वो काफी छुपा के दिखाने वाला होता है, कि वो एकदम से सामने पत्ते नहीं खोलेगा। अब एरीज की अगर फीमेल है मेरे पास में और एरीज का एक मेल है, तो यहां भी फर्क होता है। कैसे? अगर एरीज की फीमेल है, स्ट्रॉन्ग हेडेड होगी, बहुत एक मैस्कुलिन पर्सनालिटी हो सकती है। एरीज का मेल है तो सोशल एक्सेप्टेंस बड़ी जल्दी मिल जाती है, क्योंकि सोसाइटी चाहती है एक मेल को बहुत स्ट्रांग होना। एरीज फीमेल कई बार इसमें दिक्कत पाती हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ में उनको बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, और इससे भी ज्यादा स्कॉर्पियन फीमेल में दिक्कत आती है। स्कॉर्पियो मेल हो, जहर आदमी में हो, फिर भी बर्दाश्त हो जाएगा, पर जहर जब औरत में जाता है ना, तो जहर पास ऑन हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो एक स्कॉर्पियन फीमेल के अंदर एक बदला लेने की भावना ज्यादा होती है स्कॉर्पियन मेल से। स्कॉर्पियो कभी छोड़ता नहीं है, वो एक बार पहले मुंह से डंक मारेगा, फिर पूंछ से डंक मारेगा, चेक करेगा कि मारा कि नहीं मारा, रिवेंज लेता है। आप स्कॉर्पियो से पंगा ले लें, वो फिर आएगा दोबारा से। आपको लगा कि आपने उसे खत्म कर दिया, चला गया, चाहे पूंछ टूट गई है उसकी, जहर टूट गया है, फिर भी डंक मारेगा। स्कॉर्पियो आराम से सेटल डाउन नहीं होता। ये मार्स की क्वालिटी दोनों में दिखती है, बट एरीज में थोड़े कम लेवल पे, पर स्कॉर्पियो में छुप कर वार करने वाली ज्यादा लेवल पे। ये किसी को माफ नहीं करते स्कॉर्पियंस। एरीज वाले थोड़े दिल के नाजुक होते हैं, वो
मुंह पर बहस करके भड़ास निकाल के शांत भी हो जाते हैं। मन में गर्मी बहुत होती है एरीज के, बट वो भड़ास में निकल जाती है। स्कॉर्पियो का जहर नहीं निकल पाता, और स्कॉर्पियो फीमेल हो जाए तो जहर और भी मुश्किल होता है। ऐसे लोग किसी हिडन टैलेंट के लिए काम करें, किसी हिडन चीज में काम करें, जैसे डॉक्टर्स होते हैं बिहाइंड द कर्टन कई बार काम करते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, सर्विसिंग एजेंसीज होती हैं, यहां काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, जहर बनाते हैं, काम करते हैं, नजर रखते हैं हर किसी पे, पैनी नजर रहती है स्कॉर्पियो की ऑलवेज कीप ऑन वॉचिंग। तो ये अगर आईबी के अंदर, ये रॉ के अंदर, इंटेलिजेंस के अंदर काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि दे आर कंफर्टेबल इन दैट थिंग। वो बने इसी के लिए, खबरें पहुंचाना, कान में कानाफूसी करना, इसके लिए स्कॉर्पियो पे सारी खबर आती है, स्कॉर्पियो खबर भी पास करता है, और दे रेगुलेट द खबर। वो खबरों को रेगुलेट करते हैं अपने हिसाब से कि मुझे ये ग्रिल करना है। एरीज के अंदर खबर लेने वाली एबिलिटी और देने वाली दोनों में थोड़ा दिक्कत होती है। एरीज का एक एटीट्यूड बन जाता है कि व्हाई शुड आई। स्कॉर्पियो होता है कम टू मी, कम टू डैडी, आई लिसन टू यू, कम टू पापा, आई लिसन टू यू। स्कॉर्पियो बुलाता है, स्कॉर्पियो कलेक्ट कर लेता है। जहर जहां भी होता है ना वो कलेक्ट हो जाता है। और हर इंसान जो पेनफुल होता है वो स्कॉर्पियो से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। एरीज से एग्रेशन वाले लोग दूर भाग जाते हैं। एरीज कई बार मैस्कुलिन से हेड ऑन टक्कर दे देता है, और एरीज फीमेल होती है तो उसके एक्चुअली में बहुत टकराव हो जाते हैं कई बार। अगर स्ट्रॉन्ग मार्स है, स्ट्रॉन्ग सन है एरीज के अंदर, डेफिनेटली अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि सुन नहीं पाते। इंसिग्निया का स्ट्रक्चर हमें बताता है कि इंसान क्या करेगा। मुंह दिख रहा है, सींग दिख रहे हैं, अब क्या दिखेगा, पहले चेहरा। तो एरीज वालों को चेहरा बहुत मेंटेन करना पड़ता है, अपने हाव भाव में बहुत काम करना पड़ता है, और अपने लुक्स को लेकर काफी सीरियस होते हैं। अपने चेहरे के अंदर जो भाव आते हैं उन लेकर काफी सीरियस होते हैं, अपने ब्रेन को लेकर बहुत सीरियस होते हैं, अपने अंदर के पेन को लेकर बड़े सीरियस होते हैं, ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर नंबर 1 भी होते हैं सर। नंबर 1 एस तो करेगा, कॉम्पिटिटिव है, हाइपर कॉम्पिटिटिव है, छोड़ते नहीं किसी को, सामने कोई भी आएगा। बट एक भेड़ की या रैम की एक टेक्निक होती है कंट्रोल करने की, कि आप अगर उसके सर पे हाथ रख दें या उसका एक सींग पकड़ लें तो शांत हो जाएगा। उसे लगेगा किसी ने मुझे पकड़ रखा है। मेरे पास एक कहानी आती है, मेरे फादर आर्मी में थे, तो एक बार एक भेड़ ने रैम ने उन्हें टक्कर मारी आके जोर से। तो आर्मी की टेक्निक थी, पापा ने क्या करा कि उसके ऊपर अपना बूट रख दिया, आर्मी का थोड़ा भारी होता है। उसे लगा कि बूट रखा हुआ है और वो वैसे खड़ा हुआ है। पापा चले गए, दूर खड़े होकर देख रहे हैं उसे, और उसे लगा बूट रखा हुआ है। ये कैरेक्टर मैंने कई बार एरीज में देखा है कि मुसीबत टल जाती है, बट हल्का सा प्रेशर भी अगर उनके ऊपर हो ना, वो झुके रहते हैं कि प्रेशर भी सर पे है। तो बहुत बार गेज नहीं कर पाते कि प्रेशर एक्चुअली में देखो चला तो नहीं गया, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि मोमेंट हट चुका है, वो उसी जोन में अटक जाते हैं। तो कई बार पुरानी जो एक ट्रॉमा होते हैं, पुरानी जो एक डीपेस्ट उनका हर्ट होता है, वो उसी पर अटके होते हैं। तो कई बार एरीज का होता है, एरीज मतलब चेहरा, सिर। कालपुरुष में अगर देखें तो सिर का एरिया हमारा मेजरली गवर्न होता है इससे। तो इनमें ओवर हेडेडनेस, एंग्शियसनेस, एंग्जाइटी, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, अगर सर किसी को लग्न में एरीज मिला है, कालपुरुष का लग्न है वो, तो क्या पर्पस हो सकता है, क्यों मिला है, क्यों दिमाग यही मिला चलाने है? का। दिमाग चलाइए, अपना पब्लिक फेस बनाइए। आपके लगन के अंदर ही दे रखा है कि आपको कौन कौन सी खूबियां अपने अंदर इनकलकेट करनी चाहिए। देखिए क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें और मिलती हैं। हम ग्रह भी देखते हैं, दशाएं भी देखते हैं, हम पीएसी भी देखते हैं, पोजीशन, एस्पेक्ट, कंजंक्शन, हम सब देखते हैं। बट हम एक यहां पर एक कॉमन बात कर रहे हैं जी बिल्कुल, हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं केवल इस करेक्टर से ही सारा एनालिसिस कर देंगे किसी का। कई बार लोग होता है एक करेक्टर पे पूरा करेक्टर असैसिनेट कर देते हैं, ऐसा मत कीजिए। एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो, सारे करेक्टर कॉम्बिनेशन में चलते हैं। हम एक बेसिक करेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं ताकि आपको कुछ पता लग जाए अपने बारे में कि हमारा कर्तव्य क्या है, पर्सनैलिटी कैसी है। एरीज कान का बहुत तेज होता है, खबरें से कान में बहुत तेज पहुंचती हैं, और कान का कच्चा भी होता है कई बार। अच्छा, कई बार क्योंकि मार्शियन कैरेक्टर जो होता है, मार्स सेनापति है। सेनापति के कानों में हर खबर आनी चाहिए, और उसका इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रिहेंशन कैसा होगा वो उसके हिसाब से होता है। इससे ज्यादा कान तेज होते हैं स्कॉर्पियो वालों के, क्योंकि स्कॉर्पियो के कान में तो छोटी छोटी वाइब्रेशन भी आती हैं। कोई मन में कुछ सोच ले, स्कॉर्पियो तुरंत पकड़ लेगा कि इसने मन में कुछ सोचा है। राइट। तो स्कॉर्पियो पीपल आर मोर सेंसिटिव देन एरीज कैरेक्टर। दोनों मार्स से डिपेंड करते हैं, तो दोनों के दोनों शॉर्टकट्स में खेल सकते हैं। स्कॉर्पियो ज्यादा कैरेक्टर में लेके चलता है।
इमोशन वाइज एरी ज्यादा मेलेबल है, सॉफ्ट है। स्कॉर्पियो इमोशन दिखाता है, बट स्कॉर्पियो के इमोशन कई बार नहीं होते। दे नो हाउ टू प्रोजेक्ट, बट दे नो हाउ टू हाइड ऑल्सो। जैसे हमने अभी 1 और 8 की बात करी, हमने एरीज की और स्कॉर्पियो की बात करी, ऐसे हम चलते हैं वीनस की 2 राशियों पर। वीनस की पहली राशि होती है हमारे पास टॉरस, वृषभ, और वीनस की दूसरी राशि है लिब्रा यानी तुला। अब अगर आप दोनों राशियों का इंसिग्निया देखें तो टॉरस में है एक बैल जो कि एक स्थिरता में खड़ा हुआ है, और अगर आप तुला देखें तो वहां पर एक तराजू जो कि एक स्थिरता में मेंटेन हुई पड़ी है। दोनों इंसिग्निया के अंदर एक सिमिलैरिटी है, स्थिरता। एक जानवर से दिखाया गया है, एक ऑब्जेक्ट से दिखाया गया है। टॉरस वाले लोग पेशेंट काफी रहते हैं। वृषभ का हम कैरेक्टर कंपेयर करते हैं नंदी से, कि महादेव का प्रतीक्षा कर रहा है जी। सदियों से कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, और जहां नंदी है उसके मुख के सामने ही महादेव है, बिल्कुल ऐसे कहते हैं। तो वृषभ वाले अगर ध्यान करें तो उन्हें बहुत जल्दी ईश प्राप्ति हो सकती है, ऐसा कहते हैं। ये एक कैरेक्टर माना जाता है कि शुक्र जो होता है ना, ये प्योर भी कहलाता है। शुक्र को हम लस्ट कहते हैं, ग्रीड कहते हैं, नीड, डिजायर कहते हैं, बट कोई ये बात भूल जाता है, कई बार भूल जाता है कि ये प्योर का सबसे प्योरेस्ट वर्जन है। इसके अंदर एक वो परमात्मा का अंश है जो कि सबसे शुद्ध है। शुक्राणु जैसे हम कहते हैं शुक्र से, तो सबसे शुद्ध होता है, शुद्धतम होता है। अगर शुक्राणु वेस्ट कर दी जाए तो संतान खराब, अगर शुक्राणु संचित कर ली जाए तो आपका ब्रह्मचर्य से आपका अध्यात्म उन्नत। तो हमेशा शुक्र को ना एक नेगेटिव मैं देखता हूं पर्सपेक्टिव देते लोगों को, बट ये प्योरेस्ट है। तो जितनी भी शुक्र की राशियां होंगी ना, वो प्योर में अच्छा परफॉर्म करेंगी। मैंने कई बार लस्ट और डिजायर या मोह को थोड़ा रेगुलेट करने को बोला शुक्र वालों को, तो रिजल्ट अच्छे आए। आप चाहे वृषभ को देखें, प्यार से आप बैल को हाथ फेर फेर सब कुछ करा सकते हो, वो मूव भी करेगा, वो डांस भी करेगा, वो मान भी जाएगा, पर अगर धक्का मारा तो बैल है, हिला के देख लो। तो ये अडिग होते हैं, अड़ियल होते हैं, जो काम कर लिया, जो ठान लिया, वहीं के वहीं रहेंगे, इनको कोई नहीं ला सकता। तराजू के पड़ले बहुत सेंसिटिव होते हैं, जरा सी भी गलती मेजरमेंट में डिफरेंस कर देती है। शुक्र तोलने का मेथड भी है कि जिंदगी को ना कर्म के आधार पर तोल लो। सही करोगे, सही पल्ला रखोगे, सही बाट रखोगे तो सही मेजरमेंट होगा। अगर जरा सी भी चूक करी, गलती बहुत बड़ी हो सकती है। तो हम ना ये इंसिग्निया को देखकर पर्सनालिटी असेसमेंट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तराजू तुला जिंदगी को तोल के चले, जिंदगी को समझ के चले, अपने इमोशन को, अपने अहम को, अपनी फेस को प्रायोरिटी ना रखे। शुक्र का मतलब खाली रहन सहन, कपड़े, आभूषण, अपना जीवन का स्तर, यही नहीं है। अंदर की निर्मलता, अंदर की शुद्धता। शुक्र का जो हमारा स्थान होता है, हमारी राशि होती है, वो वृषभ है, सेकंड हाउस में आती है। परिवार, परिवार में सबसे बढ़िया कब रह सकते हो? जब शुद्ध हो, निर्मल हो और रिश्तों के लिए समर्पित हो। वृषभ समर्पित भी होता है, महादेव के लिए समर्पण है उसका। अडिगता है, परिवार के लिए अडिग होना भी जरूरी है, ताकि आप अपने नियमबद्ध क्रम पर चल सको, तभी हम परिवार के साथ ज्यादा अच्छा जुड़ पाते हैं। सेकंड हाउस को लाभ भाव भी कहते हैं। तो लाभ भाव कब होगा, लाभ कब आएगा? जब इंसान ऐसा ही एक अडिगता लेके आएगा अपने अंदर कि मैं जो भी करूंगा लगातार करूंगा। लोग क्या करते हैं, इतना कर लिया, थोड़ा कर लिया, थोड़ा कर लिया, थोड़ा कर लिया। भाई कोई काम तो ढंग से करो, कोई काम तो पूर्ण करो। और आप समझिएगा इलामाम, पूर्ण करना किसी भी वक्त में किसी काम को ही तो अध्यात्म है। मेडिटेशन वो नहीं है कि आप आंख बंद कर रहे हो, ओम ओम चिल्ला रहे हो। मेडिटेशन हम कर तो रहे हैं कि हम इस मोमेंट पे, इसी मोमेंट में हैं, बिल्कुल, ना आगे ना पीछे, यही तो अध्यात्म है। तो वृषभ अध्यात्म का मात्रक भी है, तुला अध्यात्म का मात्रक भी है कि अपने अंदर का संतुलन देखो, तुम्हें बहकना नहीं है। कर्म क्या है हमारे पास? वृषभ का काम है पेशेंस, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेंस। आप स्थिरता लेके चलेंगे, आप रहेंगे, मेंटेन रहो, जैसे भी हो रहो और मेंटेन रखो, और अपना एसेंस लूज मत करो। वृषभ अगर बौरा जाए, दिमाग खराब हो जाए, तो फिर सब कुछ बर्बाद कर सकता है। इंसान जब अपने लस्ट के चक्कर में आता है, सेकंड नंबर राशि जो आती है लगन के अंदर, इंसान अगर लस्टियस हो गया, डिजायरस हो गया, लतों में पड़ गया, तो विनाश।
फिर जैसा एक सांड एक खेत को बर्बाद कर सकता है, पूरी अच्छी खासी फसल बर्बाद कर सकता है, सेम हैपेंस। और सेम तुला का हाल होता है कि जरा सा भी अगर आपका बैलेंस ऑफ हुआ, ऑफ हो जाएगा। अभी हम इन राशियों को तत्वों के आधार पर तोल नहीं रहे हैं। अभी हम राशियों की कभी और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में बातें करेंगे। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल में भी बातें कर सकते हैं, तो और भी मीनिंग निकल के आते हैं। अभी हम बहुत एक बेसिक डिस्क्रिप्टिव आपको फॉर्म दे रहे हैं। दोनों में से अगर राशियों कंपैरिजन करें, सेकंड और सेवंथ की बात करें, अगर हम तुला की और लिब्रा की बात करें, इसकी दोनों ही कंपैरिजन फैक्टर लें, तो ज्यादा सेंसिटिव राशि हमारे पास तुला निकल के आती है। वृषभ थोड़ा सा बैल बुद्धि भी कहते हैं, राइट, कि उसे मैनिपुलेट जो करने को एक बार तैयार कर दिया, वो वही काम करता चला जाता है। आपने एक बार वृषभ को कमांड दे दी कि यही करना है, अब चाहे दीवार तोड़नी हो, सर फोड़ना हो, करता रहेगा। तो वृषभ वाले लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि मैनिपुलेशन से बच के रहें। तुला वाले लोग बहुत जल्दी अपना संतुलन मेंटेन कर लेते हैं और ये जागरूक होते हैं। मेल लिब्रा हो, फीमेल लिब्रा हो, बहुत फर्क पड़ता है। फीमेल लिब्रा होगी, ज्यादा पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती हैं। मेल लिब्रा होगा तो थोड़ी फेमिनिन की साइड चला जाएगा और ऐशो आराम की साइड शिफ्ट हो जाता है। मेल टॉरस हो, फीमेल टॉरस हो, डिफरेंट होता है। मेल टॉरस फिर भी हानिकारक नहीं है, फीमेल टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, कोई बड़ी कंपनी की सीईओ, कोई एमएनसी की रूलर, ऐसी बन सकती है। टॉरस का कैरेक्टर एक फीमेल के अंदर जब जाता है तो एक चंडी का अवतार भी आ सकता है, बहुत बार एक रणचंडी वाला फैक्टर भी आ सकता है कि हाँ, प्रोटेक्शन के लिए दुर्गा भी बन सकती हूँ, चंडी भी बन सकती हूँ। तो टॉरियन ये कैरेक्टर भी दिखाता है। एक फीमेल लिब्रा के साथ में होगी तो वो प्लीजर भी हो सकती है, पब्लिक प्लीजर। मेल होगा थोड़ा ज्यादा मेलो हो जाएगा, थोड़ा एक फेमिनिन ट्रेट आ जाता है। जो हम ये बातें कर रहे हैं, हम कुछ आपको पॉइंट्स बता रहे हैं जो कि आपको रिलेटेबल फील होंगे, और कई बार आप सोचेंगे कि कुछ पॉइंट इसमें पहली बार सुने हैं, तो आप ये मत सोचिएगा केवल ट्रेट यही है, इसके अलावा भी बहुत सारी मिक्सिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब चलते हैं हम बुध की तरफ। मिथुन और हमारे पास में कन्या। तो मिथुन या जेमिनाई, कन्या या वर्गो, 3 नंबर और 6 नंबर। मिथुन के अंदर एक वर्ड आता है मैथुन, इंजॉयमेंट, इन्वॉल्वमेंट। इंसिग्निया है एक आदमी और एक औरत, एक नर और मादा, साथ में यूनियन, जुड़ाव। अब वो परस्पर साथ में है, तो ये राशि हमेशा डुअल कैरेक्टर लेके चलती है। जिन भी राशियों में दो चीजें मिलती हैं वहां हमेशा स्प्लिट मिलता है या फ्लिप मिलता है। वो दो कैरेक्टर लेके चलेंगे। कभी तो वो बहुत अडिग हैं, कभी वो बहुत मूवमेंट में। वो कोई एक कैरेक्टर होल्ड नहीं करते। जो हमारे पास कन्या राशि है, इसका इंसिग्निया है एक ऐसी स्त्री या ऐसी लड़की जो कि बहुत प्योर है, जिसके अंदर मर्यादा पूरी भरी पड़ी है, और सफेद कपड़ों में हाथ में पत्ती है। कई लोग इसे मेपल लीफ कहते हैं। कई लोगों ने दिखाया इसका नरेशन कि एक नाव के अंदर लड़की बैठी है, हाथ में पत्ती है। यह भी कन्या राशि का एक नरेशन है। कन्या राशि की कन्या और कन्या राशि का पुरुष, इनमें बहुत फर्क होता है। इस पे मैं थोड़ी देर में आता हूं। जेमिनाई का पुरुष, जेमिनाई की फीमेल, इनमें भी बहुत लस्ट के आधार पर फर्क होता है। जेमिनाई के अंदर लस्ट फैक्टर, डिजायर फैक्टर, कनेक्शन फैक्टर, दूसरों से चाहतें बहुत ज्यादा होती हैं। आपके इरादे कई बार शिफ्ट हो जाते हैं। आपकी एक वास्तविक धारा होती है और आपकी एक पब्लिक की धारा होती है, कि आप एक रियल में एक सेल्फ लेके चलते हो और एक पब्लिक प्लीजिंग सेल्फ लेके चलते हो। तो दो लेवल पे आपका बंटवारा हो जाता है। राशि भी डुअल है तो काम भी डुअल है। हर बात अपनी चाहतों के आधार पे होती है। कामनाएं बहुत प्यारी होती हैं कि अपना चेहरा, अपना मोहरा, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसी दिख रही हूं, तो इस आधार पे काम होता है कि तुम सुंदर कितने हो, तुम खराब क्यों हो। ये जजमेंट का आधार बनता है बहुत बार। और इनकी बात करने की जो चप्पलता है वो बहुत प्यारी होती है। इनका राइटिंग बड़ा सुंदर होगा। कई बार इनका नरेशन, इनका ओरेशन, इनका राइटिंग बड़ा प्यारा होता है, मोती पिरो देते हैं। अगर जेमिनाई का कोई फीमेल है, वो कई बार जेमिनाई के उतने कैरेक्टर वैसे नहीं मिलेंगे आपको जो 100% है, बट मेल में जेमिनाई के पूरे कैरेक्टर दिखते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक डुअलिटी होती है। बॉडी मेल की, आंखें फीमेल की, भाषा फीमेल की, बॉडी से स्पष्ट, भाषा से अस्पष्ट, ये भी कई बार दिखता है इनके अंदर। तो एक डुअलिटी मिलती है। फीमेल के अंदर क्या होता है कि डुअलिटी छुपाने के कई तरीके होते हैं। कई बार भारतीय समाज के अंदर फीमेल कई बार बोलती नहीं है, तो ये डुअलिटी सामने नहीं आ पाती बहुत बार।
बट मेल डोमिनेटेड जो पार्ट होते हैं वहां पर जेमिनी बहुत जल्दी अपना करेक्टर दिखाता है। आपके अंदर एक द्वैत फील होगा आपको कि आप अपने आप को विखंडित फील करेंगे, और कई बार आपके होता है कि आप सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों से जुड़े होते हैं। यह भी जेमिनी का एक बहुत प्यारा करेक्टर है। आप अंदर के शिव और शक्ति दोनों को महसूस कर सकते हैं। सेम बात करें अगर वर्गो के अंदर, तो जितनी प्योरिटी, जितना ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करेगा वर्गो, उतना बढ़िया रहेगा। सैद्धांतिक होता है, कैलकुलेटिव होता है, एनालाइज कर लेगा, रियलाइज कर लेगा, दूर से आते हुए मुसीबत को सूंघ लेगा, अपने स्टेप फूंक फूंक के रखना जानता है। वो के अंदर एबिलिटी होती है कि आने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही अंदेशा लगा लेता है, और दूसरों के साथ होती समस्या होती देखकर पहले ही कह देता है कि ये मुझे नहीं चाहिए, तो जो यहां पर हो रहा है ये तो मैं नहीं करूंगा। वर्गो फीमेल, वर्गो मेल अगर साथ में है तो मैं वर्गो मेल से दूर रहना चाहूंगा। वर्गो मेल हाइपर इंटेलिजेंट होते हैं, वर्गो मेल हाइपर फेमिनिन होते हैं। एक मेल का ज्यादा इंटेलिजेंट होना कई तरीके से शास्त्र सम्मत नहीं माना जाता। कई किताबों के अंदर लिखा कि मेल थोड़ा मूर्ख बुद्धि हो और एग्रेसिव हो तो अच्छा होता है। जब मेल समझदार हो जाता है, तेज बुद्धि हो जाता है, तो फिर फीमेल की हैंडलिंग उसकी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फीमेल के साथ में कंपैटिबिलिटी इश्यूज रहेंगे। फीमेल तेज बुद्धि होनी चाहिए। जब फीमेल की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो फिर दिक्कत आती है। फीमेल स्कॉर्पियो और मेल वर्गो, इनको तो कई एस्ट्रोलॉजर मानते हैं कि इनसे दूर रहो, नमस्कार करके दूर से निकलो। तो इट्स अ फैक्टर, पीपल से लाइक दैट। वर्गन्स के जो रूल होते हैं, जो एथिक्स होते हैं, बड़े लिखित में होते हैं कि ये मेरी एक रूल बुक है, इस पे मैंने चलना है। जबकि कंपैरिजन में जेमिनी के अंदर रूल बुक नहीं होती, वो अपनी रूल बुक को कई बार जला के फाड़ देते हैं, वो अपने प्रिंसिपल को कई बार डिसॉल्व कर देते हैं। वर्गन्स इस कारण से कई बार पार्टनरशिप में लैक करते हैं। नहीं तो जिंदगी बहुत सैद्धांतिक रहती है वर्गन्स की, और जबरदस्त साइन है ये। अब आते हैं अपने कर्क पे। एक ही मिली हुई है चंद्रमा को, चंद्रमा के पास हमारे पास कर्क या कैंसेरियन कहते हैं इसको। अब एक भाषा के अंदर, अगर मुंबई भाषा के अंदर बात करें तो कर्क को कड़क राशि बोलते हैं। कड़क राशि। तो बाहर से जैसे कर्क होता है कि एक शेल है, बाहर एक खोल है, और उसके अंदर एक केकड़ा आपको दिखता है। केकड़े की कुछ पर्सनैलिटी अगर आपको वो पता लग गई तो इंसान को भी समझ लोगे। केकड़ा सामने भी चलता है, केकड़ा साइडवाइज भी चलता है। दैट डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है, बहाव कैसा है। बहाव के हिसाब से अपने को बदलना। केकड़ा कर्क। अपने ऊपर हमेशा एक आवरण की लेयर चढ़ा के रखना, कर्क। सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है बाहर नहीं जान पाओगे, कॉन्शियस में क्या चल रहा है तो दिखाई दे रहेगा आपको पता भी लगेगा, गेम खेल गया। चंद्रमा है, चंचल है, 2 शेड होते हैं। एक शेड हमारा शुक्ल पक्ष का, एक शेड हमारा कृष्ण पक्ष का। तो अंदर जो चल रहा है ठीक है, पर बाहर एक मेंटल, एक प्रोटेक्टिव शेल है। अपेंडेजेस बहुत स्टिफ होते हैं इनके, मतलब हाथ पैर बहुत स्टिफ होते हैं केकड़े के, इसलिए कई बार इनको स्टबननेस और एक रूडिमेंट्री अप्रोच वाला मानते हैं कि ये ऑर्थोडॉक्सनेस पे चलते हैं, एक लेवल से ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच नहीं लेके चलते। इनकी बुद्धि थोड़ी सी कम और इमोशन थोड़े ज्यादा वर्क करते हैं, ऐसा कहते हैं कि इमोशन से ज्यादा सोचते हैं। मातृत्व बहुत होता है, इमोशन बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप अंदर से हाथ लगाओ तो सॉफ्ट भी होता है केकड़ा, बॉडी उसकी बहुत अच्छी सॉगी होती है। जिंदगी के फैसले लेने में इसीलिए परेशानी होती है क्योंकि अंदर से बहुत सॉफ्ट है। कई बार अपने इमोशन के आधार पर फैसला ले जाते हैं। अगर चंद्रमा कर्क लग्न वालों के पोजीशन में कहीं चंद्रमा वीक पोजीशन में प्लेस हो जाए, 6, 8, 12 में प्लेस हो जाए, तो और दिक्कत आती है। हमें चार्ट के अंदर एक और चीज चेक करनी होती है, पक्ष बल, कि चंद्रमा का पक्ष कौन सा है, कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है। और अगर अमावस्या का चंद्रमा है और कर्क लग्न है, अब्जॉर्प्शन पावर अच्छी है, अध्यात्म अच्छा है, बट फिजिकल के अंदर डार्कनेस भी आ सकती है। अध्यात्म के लिए बात अच्छी है कि आप अष्टमी पैदा हुए हैं, बट आप फिजिकल फॉर्म में अगर लेके चलेंगे तो आप अपने डीप उतरने वाले इंसान हो, आप एक ग्लूमी इंसान हो, आप एक सौरो वाले इंसान हो। आपको दुखी होना नहीं पड़ेगा, आप बहुत जल्दी दुख को एब्जॉर्ब कर लोगे। आप थेरेपिस्ट अच्छे हो, आप सामने वाले का पेन खींच लोगे, सामने वाला सहज हो जाएगा, आप असहज हो जाओगे। तो जितने भी कर्क वाले होते हैं ये इस काम के लिए सक्षम होते हैं। और एक बात और कर्क की,
कि केकड़े की ग्रिप बड़ी जबरदस्त होती है। तो इस जिंदगी में किसी चीज को पकड़ लेते हैं ना, छोड़ते नहीं है। अब चाहे पुराने सिद्धांत हो, पुराने लॉजिक हो, कोई संबंध हो, तो ये ग्रिप में बहुत चलते हैं। पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पर भी रेंग सकते हैं, तो परिस्थितियों में अडेप्ट कर सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी काफी स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट राशि पे आते हैं, सिंह राशि पे। ये भी एक ही मिली हुई है। इसे सूर्य देवता को एक राशि मिली हुई है, जैसे हम लियो कहते हैं, सिंह कहते हैं। अब सिंह और सूर्य दोनों के लिए ये होता है कि रूलर और राजा। एक बात हम जब बात राजा, रूलर, लीडर, पिता बोलते हैं, हम भूल जाते हैं ध्यान रखना परिवार का, समाज का कल्याण करना, सारे कुटुंब का, या जिस जो भी आपके अधीन है उसका। सूर्य का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सूर्य का लग्न है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जीवन में आपके आएंगी ही आएंगी। ये एक्सेप्टेंस से चलना है। एक्सेप्टेंस से चलना है, और आपको ओवर बर्डनाइज भी करना पड़ सकता है अपने आप को। कई बार बहुत सारी चीजें आएंगी। हालांकि सूर्य एक लेवल से ऊपर अपने आप को बर्डनाइज नहीं करता, शेड ऑफ भी कर देता है कि चलो सारे काम मंत्री अपना काम बांटो, तो दूसरों को काम बांट देता है, खुद फ्री होकर बैठ जाता है कि चलो अब मैं राजा हूं, मैं देखूंगा तुम क्या करते हो, मैं ऑर्डर दूंगा, तुम फॉलो करके दिखाओ। तो सन हैज अ पर्सनैलिटी जिसके अंदर एक डोमिनेंस की एबिलिटी होती है, कंट्रोलिंग अथॉरिटेटिव इश्यूज भी होते हैं। पर साथ ही साथ में अच्छा राजा वो होता है जो अच्छा एक नेता और अच्छा परफॉर्मर बन के भी दिखाता है। अगर वो कहीं गद्दी पर, सिंहासन पे अच्छा बैठा है, तो जमीन पर भी उतना अच्छा परफॉर्म करे। लीड बाय एग्जाम्पल, इसे हम कहते हैं। अगर आपके पास पिता आप बनना चाहते हो, माता बनना चाहते हो और बड़े अथॉरिटेटिव बनना चाहते हो, तो आपको एक बच्चा बन के बच्चे के सामने आना पड़ेगा। हम ये भूल जाते हैं सूर्य के चक्कर में कि सूर्य एक शेर है, जो शेर बहुत फ्यूरियस है, बट शेर प्यारा भी होता है, शेर घबराया भी होता है। तो सिंह लगन वाले लोग जो होते हैं, जिनके लगन में सिंह बैठा है, इनकी पर्सनैलिटी बहुत डोमिनेंट होती है, इजी इंटरेक्शंस नहीं होते इनसे। ये अपने मन पसंदीदा लोगों से बात करते हैं और आपको एकदम से इनके साथ में जेलअप होने का मौका नहीं मिलेगा, ग्रेजुअली बॉन्ड फील होगा। बट ऐसा हो सकता है किसी बात से आप इनकी बात से बुरा मान जाए या आपकी बात से बुरा मान जाए, तब शेर एक्टिवेट होगा। यहां पर भी शेर का फेस आ रहा होता है कि इनका चेहरा ही है जो मेन इनका मुसीबत का सेंटर है, बाकी इतने खतरनाक है नहीं। इनकी अपने परिवार में जो असली इमेज होती है कई बार वो डिफरेंट होती है, और जो पब्लिक इमेज होती है वो डिफरेंट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि राजा जो होता है ना, जब घर में बैठता है तो राजा नहीं होता, राजा नहीं होता, और शेर जब घर में आता है ना तो शेर नहीं होता, वो जंगल का राजा नहीं होता, वो एक पिता होता है। तो बहुत ही कैजुअल अप्रोच होती है। तो दो बार हमें फेस मिलते हैं देखने में। और ये राशि ऐसी है, इसको अपनी बात मनवा के ही मजा आएगा, बट अपनी बात मानते हुए अगर आप दूसरों का पर्सपेक्टिव समझ लें तो यू कैन बी अ गुड किंग। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगली बात पे। हमारे पास अब आता है, हमने कवर कर लिया लियो तक आ गए, लियो तक आ गए। अब हमारे पास आता है मरकरी, हम कवर कर चुके हैं। अब जुपिटर, नवी राशि धनु आ गई। हम धनु को और मीन को शुरू करते हैं। धनु को हम धनी कहते हैं, धनु को धनुधर कहते हैं। दो बैठे हुए हैं, दोनों बैठे हुए हैं, एक आप मीन है, मैं धनु बैठा हूं। तो मीन को हम इंग्लिश वाला मीन भी कह देते हैं, सॉरी नो ऑफेंस, कई लोग ऐसे भी कहते हैं और कुछ कैरेक्टर निकलता भी है। जुपिटर जो है बृहस्पति शुक्र के काफी सारे कैरेक्टर रखता है, बट ये शुक्र वैसा शुक्र है जो सतह पर रखता है अपने शुक्र वाले कैरेक्टर, ज्ञान को प्राथमिकता देता है। शुक्र में और बृहस्पति में शुक्र को थोड़ा ज्यादा ज्ञानवान माना जाता है, क्योंकि उसके पास मृत संजीवनी विद्या होती है। बृहस्पति को एक वरदान तो है कि ये ज्ञान अच्छा देगा, बट कई बार होता है तोल के ज्ञान देता है। ये सामने वाले की सार्थकता और प्राथमिकता तब तय करता है जब वो अपनी कसौटी पे उसे कस ले, पात्रता देखता है, पात्रता देखकर। नहीं तो किसी को प्राथमिकता नहीं देगा जुपिटर। वीनस क्या होता है, हर किसी को प्राथमिकता देता है कि चलो तुम भी आ रहे हो, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ रहे हो, तुम भी आ जाओ। तो जुपिटर लग्न वाले लोगों के साथ समस्या ये होती है, ये सामने वाले की क्रेडेंशियल अप्रोच देख लेते हैं और अप्रोच में टेस्टिंग करके कुछ देते हैं। इसी कारण से जुपिटर के अंदर एक ईगो कहते हैं डेवलप्ड होती है। ये मैं का भाव बनता है इनके अंदर। अब चाहे वो मीन का हो, चाहे वो धनु का हो। धनु का इंसिग्निया होता है कि इसके आधा शरीर है धनुर्धर का, कमर से ऊपर ऊपर, नीचे है अश्व का। तो दौड़ना भी है और जो लक्ष्य भेदन है वो भी करना है, निशाना भी लगाना है, दौड़ना भी, ये दो काम एक साथ। तो इसे डुअल राशि कहते हैं, डुअल कर्म की राशि बोलते हैं। ऐसे ही मीन में दो मछलियां होती हैं, एक क्लॉकवाइज जा रही है, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। तो अपने अंदर का द्वैत और अद्वैत दोनों को साधना होता है। अंदर की शिव और शक्ति
दोनों को समझना पड़ता है। दोनों राशियों के अंदर साधना की अप्रोच है कि साध लोगे तो काम कर लोगे, नहीं तो निशाना चुक जाएगा। मीन जो है वो कर्म के चक्र को भी दिखा रहा है कि कर्म की तरह से, समय की तरह से आप चलते रहो। अगर आप समय को समझ गए, कर्म को समझ गए, तो आप सही रहोगे, और नहीं तो पानी में डूब जाओगे। मछली जितनी मर्जी बड़ी हो, जितनी मर्जी समझदार हो, अगर तैरती रहेगी तो सतह पे रहती है, तैरना बंद कर दे तो डूबनी शुरू होती है। अंदर एयर फिल्टर्स होते हैं, एयर पैसेज होता है, वो पूरा से डुबा सकता है। आप मीन में अपने अंदर बदलाव लाओ। समय के साथ अगर बृहस्पति चेंज हो जाए, क्योंकि बृहस्पति को ऑर्थोडॉक्स प्लैनेट कहते हैं, इनमें बदलाव नहीं आता। मीन के अंदर बदलाव जरूरी है। धनु कम बदलाव ला पाता है। मीन मन से आता है। अगर मन को कंट्रोल कर लिया, मन में रेचन कर लिया, मन में मंथन कर लिया, तो बहुत बढ़िया रहता है। चर्निंग इफेक्ट कहते हैं इसे। तो अंदर की मथनी बंद मत करो। धनु के अंदर क्या होता है कि कोई चीज धारण करो, लाइफ में कुछ रेगुलरिटीज लेके चलो, कोई धर्म लो अपने ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी सिद्धांत पे नहीं चलूंगा, मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। धनु है, तुम धनुर्धर हो, लक्ष्य लो और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो अपने ऊपर। ये जो हम बात कर रहे हैं हम, ये इंसिग्निया की है लग्न में, तो ये आपका कर्म भी है कि इस लाइफ का कर्म क्या है आपका। यू शुड हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंसेस्ट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी। धनु में कई बार ऐसा होता है पिता या पितरों का अधूरा कर्म भी आपको जीना पड़ता है। ये लियो के अंदर भी होता है, सिंह राशि के अंदर भी होता है कि पिता ने कुछ लिया, कहीं छूट गया, अब आप लेके चलोगे। तो राज सिंहासन मिल गया आपको, अब सिंहासन में बैठे, डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट मीन में क्या होता है कि सब चीजों के हिसाब से बदलाव करो अपने अंदर एंड डू द कार्मिक चक्र, कार्मिक क्लियरेंस। मीन को एक सॉफ्टनेस मिलती है। मीन अगर बहुत तेज तर्रार रहेगा तो जिंदगी में वो इतना ऊपर नहीं उठ पाता। धनु राशि के अंदर क्या होता है कि इन्हें सॉफ्ट नहीं पड़ना होता। ये जितने अपने धर्म पे अडिग रहेंगे, ये ऐसे नहीं कि किसी के सामने स्माइल फैलाते रहेंगे या बहुत प्यार प्यार की बातें करेंगे, ये धर्म परायण बातें करेंगे। हो सकता है चुभ जाए, पर बात यही है, कर्म यही है। मीन संभाल लेता है। मीन अंतिम है कि जब कहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा तो लोग मीन के पास जाते हैं, जब कुछ नहीं मिलता तो मीन से सॉल्यूशन मिलता है। बट उसके लिए मीन को भी फ्लूइडिटी मेंटेन करनी पड़ती है। अगर अपने अंदर वो अटका हुआ है, कई रूल अपने रेगुलेशन से खुद के फंसे हैं, तो मीन पूरा इनकम्प्लीट है। बृहस्पति के बाद अब चलते हैं शनि की तरफ। शनि की दोनों राशि, एक मकर और एक कुंभ। अब कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस कहते हैं इसे। मकर को कई बार मकार भी कहते हैं मकर को थोड़ा आलसी भी कहते हैं। कर्म की राशि है और कर्माधिकारी की मेन राशि कहते हैं। मकर राशि के अंदर क्या होता है कि इंसान कैलकुलेटिव होता है, थोड़ा थ्रिफ्टी भी होता है और थोड़ा सा अपने बारे में ज्यादा फोकस्ड रहता है। इसके कंपैरिजन में कुंभ को देखें तो कुंभ संचय करता है, जोड़ता जाता है, बार बार जोड़कर वो खर्च नहीं करता, कई बार सिर्फ संचय पे फोकस होता है। तो ना तो जीवन, ना इमोशन, ना रिश्ते उतने खुल के जी पाता, क्योंकि संचय करने में रहता है। कुंभ के दो इंसिग्निया है, एक तो घड़ा और एक घड़े से बहता पानी। हाँ जी। मकर का इंसिग्निया हमें कई रूप में मिलता है कि एक तो मगरमच्छ, एक गंगा बैठी है मगरमच्छ पे, और एक जानवर, प्री हिस्टोरिक जानवर जिसका कि आधा रूप किसी मेल एनिमल का था और आधा मगरमच्छ का था या मछली का था। तो मकर के हमें कई अनुवाद मिलते हैं, और आज भी कई बार नरेशन करते वक्त मकर का कोई रियल सेल्फ नहीं मिलता कि व्हाट इज मकर। मकर को लोग मगरमच्छ भी कह देते हैं, और मकर को लोग कहते हैं कि ऐसी कोई चीज जो कि बहती रहे पानी के साथ, कोई पुराना जीव भी कह देते हैं। कुंभ के अंदर एक तो मटका रखा हुआ और एक किसान जिसने मटका कंधे पे रखा हुआ और नीचे वो गिराता हुआ। तो एक होते हैं संचित कर्म और एक होते हैं कर्म बह गए। तो शनि की ये दोनों राशियां आपके कर्मों को क्रिएट और कर्मों को रिलीज करने में काम करती हैं। मकर में आप कर्म क्रिएट करते हो, आप अपना कृत्य करते हो, एक्शंस करते हो। एक्शन ओरिएंटेड राशि है कि हमेशा चाहेगी कि मीनिंगफुलनेस क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है, ये जो हम कर रहे हैं इसका नरेशन कहां बैठेगा, लाइफ में क्या करें इसे अप्लाई। कुंभ वाले जो होंगे वो जो भी मिलेगा जोड़ लेंगे। दर्द मिला जोड़ लिया, चिंता मिली जोड़ ली, खुशी मिली जोड़ ली, खर्च कुछ नहीं किया, और जब लुटाना था सब लुटा दिया।
जोड़ा ही नहीं, सोचा ही नहीं। तो ये दो एक्सट्रीम कैरेक्टर मिलते हैं कुंभ के अंदर हमें कई बार। कुंभ आपके अपने पर्सपेक्टिव पे होता है। घड़े में जो कर्म जोड़े हैं उन्हें ही तो हम देख पाएंगे। राइट। पाप का घड़ा हो, पुण्य का घड़ा हो, वो डालते वक्त याद रहेगा ना कि क्या जोड़ा था। जब 10वीं में कुछ कर्म किया ही नहीं तो 11वीं में निकालो क्या। दशम वाले लोग कई बार एक्शन ओरिएंटेड लाइफ जीते हैं, 11वीं वाले लोग कई बार इमोशनल ओरिएंटेड लाइफ जीते हैं और वो सप्रेशन और रिप्रेशन पे चले जाते हैं। कुंभ कई बार अपने आप को रोक लेता है डिपेंडिंग अपॉन कि सैटर्न की डिग्री क्या है, सैटर्न की प्लेसमेंट क्या है। अगर कुंभ है और सैटर्न की प्लेसमेंट एग्रेसिव है या किसी एग्रेसिव प्लैनेट की पीएससी है तो ये रिलीज करने वाला भी होता है। फिर ये इतना बैबलिंग कर जाते हैं कि शनि जब बोलता है तो काली जबान कहते हैं इसे, काली की जबान बोलते हैं, कहता ही चला जाता है, बहता ही चला जाता है। तो कहां तक जाना है, कितना करना है। रोकने पे आता है तो रुका ही रहता है, कहने पे आता है कहता ही चला जाता है। तो ये प्लैनेट ऑफ अनकंट्रोल और हाइपर कंट्रोल के बीच में काम करता है। तो दशम राशि जितनी होती है ये इंटेलिजेंट प्लानर्स की राशि है। 11वीं राशि जितनी होती है तो ये भी प्लानर्स, बट इनकी प्लानिंग जो होती है ना कभी कभी सप्रेशन प्लानिंग हो जाती है। तो दे डोंट एंजॉय द प्लानिंग। ये डिफरेंशिएशन है हमारे दोनों शनि के अंदर। बिल्कुल ग्रेट सर, काफ़ी अच्छे से आज आपने मतलब वो जो हर राशि का हम चिन्ह देखते आए हैं, कभी नोटिस ही नहीं करते हैं लोग कि ये चिन्ह क्यों मिला है उस पर्टिकुलर नंबर को, उस पर्टिकुलर राशि को। और स्पेशली आपने जो लग्न राशि से आज डिस्क्राइब किया, मुझे लगता है मैंने तो बहुत रिलेट किया है। अगर आपने किया है तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगी, आपने जो शुरुआत में दिया था कि हम सिर्फ एक लग्न की राशि से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आप कैसे हैं। तो हो सकता है आपको कई सारी चीज़ें लगी हों, यार मैं तो ऐसा नहीं हूँ, बट सर बता रहे हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली आपके अदर प्लैनेट्स हैं, किसको किसकी दृष्टि मिल रही है, कहाँ कौन प्लेस्ड है। राशि का कैरेक्टर होता है वो हमें एक्टिवेट करना होता है, पीएसी देखना होता है, पोजीशन एस्पेक्ट कंजंक्शन, कि हम मनसा वाचा कर्मणा में कितना करते हैं उससे। जब हमने उसे एग्जिबिट ही नहीं किया तो राशि कैरेक्टराइज कैसे होगी। तो समय आने पर वो एग्जिबिट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।